इंसानों की सफ़ में क्या मतलब? ब्लैक सीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मतलब ये कि गलती इंसान से ही होती है और इस मिशन ने साबित कर दिया है कि मेरी तरह सीक्रेट सर्विस का चीफ भी इंसान है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही जेब से लिफाफा निकालकर ब्लैक सीरो की तरफ बढ़ा दिया। गलती क्या मतलब है आपका? ये कागजात भी जाली हैं। ब्लैक सीरो के लहजे में बेयकीनी की हकीकत नुमायां थी। जी हाँ, लेकिन मेरे लाए हुए कागजात से कदरे बेहतर जाली हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए था तो माहिर सीक्रेट सर्विस के चीफ हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है इमरान साहब? मैंने आपको पूरी तफसील तो बताई है। ऐसी सूरत में ये कागजात जाली कैसे हो सकते हैं? ब्लैक सीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है सरदावत भी इंसान है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हो सकता है कि ब्लैक सीरो ने फिक्रा थूरा छोड़ दिया। मेरे जहन में भी यही बात आई थी, मगर सरदावर नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि इस कदर अहम और इनकलाबी रिसर्च में वो लापरवाही कैसे कर सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक सीरो ने कोई जवाब देने की बजाय होंठ पेंच लिए। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, मैं आगा बोल रहा हूँ अपलैंड से। दूसरी तरफ से आगा की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। यस, क्यों कॉल की है? इमरान ने मखसूस लहजे में पूछा। सर, आपने हुक्म दिया था कि तौसीफ इस नायाब धात के सिलसिले में मजीद इंक्वायरी करे जिसे वाइट कॉलर मंशात की आड़ में एक्रीमिया सप्लाई कर रही थी। दूसरी तरफ से आगा ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा और इमरान को याद आ गया कि मिशन के इब्तदाई दौर में उसने वाकई आगा की रिपोर्ट मिलने पर उसे ये हुक्म दिया था। हाँ, फिर इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। जाहिर है अब वो आगा को क्या बताता कि ये इंक्वायरी अपने इंजाम को पहुंचकर डबल नाकामी से दो चार हो चुकी है। तौसीफ इस सिलसिले में एक्रीमिया गया था और अभी चंद लम्हे पहले मुझे उसकी कॉल मिली है। उसने जो तफसील बताई है उसके मुताबिक XM30 नामी इस धात को एक्रीमिया के खुफिया सरकारी तंजीम के जरिए एक्सॉन लेबॉर्ट्री में पहुंचाया जाता था। इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज डॉक्टर जराल है। डॉक्टर जराल से इस धात पर होने वाली रिसर्च के पेपर्स वहाँ की एक औरत असांदर ने हासिल कर लिए और तौसीफ ने यह भी बताया है कि इमरान साहब भी इस असांदर के पास पहुंचे थे और उन्होंने असांदर से एक प्लानिंग के तहत रिसर्च पेपर्स हासिल कर लिए थे, लेकिन इस असांदर ने इमरान साहब की प्लानिंग उन पर ही उल्टा दी थी और असल कागजात के बजाय जाली कागजात उन तक पहुंचा दिए जिन्हें इमरान साहब असल समझ कर ले गए थे। आगा ने तफसील बताते हुए कहा और ना सिर्फ इमरान बल्कि ब्लैक सीरो भी आगा की बात सुनकर चौंक पड़ा। फिर इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। तौसीफ ने कॉल करके बताया है कि वह सांदर से असल कागजात हासिल करने में कामयाब हो गया है। आगा ने जवाब दिया। अब तौसीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसने मुझे कॉल होटल एक्रीमिया की एक रियासत बोलीवेलिया के होटल ग्रीन व्यू से की है। वो होटल के कमरा नंबर 7 दूसरी मंजिल पर रहाइश पजीद है। उसे पाकिशिया के लिए फ़्लाइट कल सुबह मिलेगी, इसलिए वो कल कागजात समेत पाकिशिया पहुंच जाएगा। आगा ने जवाब दिया। इमरान वाकई गलत कागजात लेकर आया था और अब मैं उसे दोबारा एक्रीमिया भेज रहा था, लेकिन अब मैं इमरान को कह दूंगा कि वो एक्रीमिया जाने से पहले तौसीफ से बात कर ले। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा और साथ ही रिसीवर रख दिया। लो भाई, रिसर्च पेपर्स का तीसरा सेट सामने आ गया है। अब देखना यह है कि तौसीफ भी हम दोनों की तरह इंसानों की सफ़ में शामिल होता है या नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर जराल के मुताबिक तो सांदर के पास जाली कागजात गए थे। ब्लैक सीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। अब तो मुझे भी शक पड़ता है कि असल कागजात का वजूद भी है या नहीं। बहरहाल तौसीफ को मेरे सांदर के पास जाने और उसे मेरे कागजात हासिल करने के बारे में इल्म ऐसी सूरत में ही हो सकता है कि उसे ये बात सांदर ने खुद बताई हो, इसीलिए तौसीफ से ही तफसीली बात हो सकती है। ज़रा कोड बुक निकाल कर बोलीवेलिया का राब्ता नंबर बताना, मैं भी उससे बात करता हूँ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और ब्लैक सीरो ने मेज़ के दराज खोलकर उसमें से कोड बुक निकाली और उसे खोलकर उसमें से बोलीवेलिया का कोड तलाश करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने कोड तलाश कर लिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और पहले एक्रीमिया का मेन कोड नंबर डायल करके फिर ब्लैक सीरो का बताया हुआ रियासत का कोड नंबर डायल किया और आखिर में उसने बोलीवेलिया की मेन इंक्वायरी का नंबर डायल कर दिया। एक्रीमिया में सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि पूरे एक्रीमिया में इंक्वायरी नंबर एक ही रखे गए थे, इसीलिए इंक्वायरी का नंबर किसी को पूछने की जरूरत ना रहती थी। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रीन व्यू का नंबर चाहिए। इमरान ने एक्रीमियन जुबान और लहजे में बात करते हुए कहा और दूसरे लम्हे ऑपरेटर ने नंबर बता दिया। इमरान ने क्रडल दबाया और एक बार फिर एक्रीमिया का मेन कोड नंबर और फिर बोलीवेलिया रियासत का नंबर डायल करके उसने ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। यस होटल ग्रीन व्यू। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कमरा नंबर 7 दूसरी मंजिल से राब्ता कराया। इमरान ने उसी तरह एक्रीमी जुबान और लहजे में बात करते हुए कहा। वो यही तासुर देना चाहता था कि कॉल पाकिशिया से नहीं बल्कि एक्रीमिया से ही की जा रही है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि तौसीफ रियासत बोलीवेलिया में किस अंदाज में मौजूद है। हो सकता है पाकिशिया से होने वाली कॉल उसके लिए परेशानी का खतरा बन जाए और उन कागजात के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए जो तौसीफ हासिल कर चुका था। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक आवाज़ उभरी। यस बोलने वाले का लहजा बेहद मोहतात था, लेकिन आवाज़ तौसीफ की ही थी। एक बार नहीं 3 बार कहना पड़ता है लफ्ज़ यस, तब जुमले हकूक महफूज होते हैं। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे और आवाज़ में कहा। ओ इमरान साहब आप। इस बार तौसीफ की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। सोच लो मेरा नाम लेने से कहीं वो मोहतरमा ही नाराज़ ना हो जाए जिससे तुम असल निकाहनामा उड़ा लाए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से तौसीफ के बेइख्तियार कह कहे की आवाज़ सुनाई दी।
اس کی فکر نہ کریں، اب وہ باقی عمر ساری ڈھونڈتی ہی رہے گی اصل نکاح نامہ، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ اوکے، اب ذرا اپنی خوش قسمتی کی تفصیل مجھے بھی بتا دو۔ مجھے تو اس محترمہ نے جعلی نکاح نامہ دے کر بیچ دیا تھا، اور جب میں نے وہ نکاح نامہ یہاں چیف کو پیش کیا تو بس کچھ نہ پوچھو، چیف صاحب مجھے اس جرم میں جیل بھجوانے پر تیار ہو گئے تھے۔ اگر تمہارے آقا کا فون چیف کو نہ مل جاتا تو یقیناً میں اب جیل کی کوٹری میں بیٹھا ان محترمہ کی ذہانت کے قصیدے گا رہا ہوتا، عمران نے کہا، اور اس بار بھی توصیف بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے عمران صاحب، یہ بات تو آپ کو بہرحال تسلیم کرنی ہوگی کہ ساندر آپ سے ذہین ثابت ہوئی ہے، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو ہونی ہی تھی، اب میرے پاس شہلا جیسی ذہین خاتون کا سہارا جو نہیں تھا، عمران نے جواب دیا، اور توصیف ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ہنسی کا باقی کوٹا یہاں پاکیشہ آ کر پورا کر لینا، میں غریب آدمی ہوں، اور پاکیشہ میں کال کے نرخ اب اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں نہیں بلکہ کائنات کے کسی اور سیارے میں کال کی جا رہی ہو۔ ایکریمیا کائنات کا کوئی اور سیارہ نہ صحیح، بہرحال دوسرا براعظم تو ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مجھے جب آغا نے چیف کا حکم دیا تو میں نے مزید انکوائری شروع کر دی۔ اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ آصف نواز کا تعلق ایکریمیا میں ایک خفیہ ایجنسی ڈی ایس کے سرگرم ایجنٹ جیکب سے ہے، چنانچہ میں ایکریمیا پہنچا اور پھر میں نے وہاں جیکب کی تلاش شروع کر دی، لیکن جب میں جیکب کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں جیکب کی لاش نظر آئی۔ اس طرح یہ راستہ بند ہو گیا، لیکن میں ناکام واپس نہ آنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جیکب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی شروع کر دی۔ اس طرح مجھے ساندر کا پتہ چلا۔ میں رات کے وقت ساندر کی رہائش گاہ میں اکبی دیوار سے کود کر داخل ہوا، مگر ساندر نے اس عمارت میں انتہائی جدید حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، چنانچہ میں پکڑا گیا۔ اور پھر ساندر میرے پاس پہنچی، وہ میرے ایشیائی ہونے پر یہی سمجھی کہ میں آپ کا آدمی ہوں۔ اس پر اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ جب آپ کاغذات لے کر مطمئن ہو کر چلے گئے ہیں تو پھر میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آپ کو جانتا تو ہوں، لیکن میرا تعلق آپ سے نہیں بلکہ اپلینڈ سیکرٹ سروس سے ہے، اور میں وائٹ کالر کی طرف سے اپلینڈ سے حاصل ہونے والی نایاب دھات کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے جیکب کے پاس پہنچا، اور جیکب کی لاش دے کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس پر ساندر نے شاید اپنے احساس برتری کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے آپ کی ناکامی کی تفصیل بتائے اور مجھے زندہ واپس بھجوا دے، تاکہ میں آپ کے پاس جا کر آپ کو بتا سکوں کہ آپ اس قدر ذہین مشہور ہونے کے باوجود ساندر کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں۔ میں نے اصل بات کو گلوانے کے لیے فوراً وعدہ کر لیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے XM30 کے ریسرچ پیپرز ایک ڈرامہ کھیل کر لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جیرال سے حاصل کر لیے ہیں۔ اس ڈرامے میں اس کی ایک ساتھی جیکولین اور لیبارٹری کے ایک سائنسدان ڈاکٹر فراس نے مین کردار ادا کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر فراس نے اس سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر جیرال نے شروع سے ہی اصل کاغذات خفیہ رکھے تھے اور نقلی کاغذات بنا کر لیبارٹری میں سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر جیرال کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر فراسٹ اس کے اس راز سے واقف ہے، چنانچہ ساندر نے پہلے ڈرامہ کھیلنے سے پہلے ڈاکٹر فراسٹ کی مدد سے ایک اور ڈرامہ کھیلا اور ڈاکٹر جیرال کے اصل کاغذات اور اس کے خفیہ سیف سے نکال کر اوپن کرا دیے، اور اس کے بنائے ہوئے ڈپلیکیٹ کاغذات کو ان کی جگہ سیف میں رکھ دیا، اور پھر جیکولین کی مدد سے اصل کاغذات اس نے حاصل کر لیے۔ اس طرح اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر جیرال مطمئن رہے گا کہ اصل کاغذات اس کی سیف میں محفوظ ہیں اور وہ مزید کوئی کارروائی نہ کرے گا۔ بہرحال یہ اصل کاغذات جب ساندر کی تحویل میں پہنچے تو وہ ان سے پہلے ڈاکٹر فراسٹ کو اپنے رہائش گاہ پر بلوا چکی تھی۔ اس نے ان کاغذات کے پہنچتے ہی ایک اور کھیل کھیلا کہ فوری طور پر ڈاکٹر فراسٹ کے ذریعے ان کے ایک اور ڈپلیکیٹ، مطلب ہے کہ جعلی کاغذات تیار کرا لیے، تاکہ کسی بھی صورتحال میں وہ اصل کاغذات کو محفوظ کر سکے۔ اس کے بعد آپ وہاں پہنچے، آپ پرنس آف ڈرم کے نام سے وہاں پہنچے، جبکہ وہ اس نام سے واقف تھی، اسی لیے وہ پہچان گئی کہ یہ آپ ہیں۔ آپ نے وہاں جیکولین وغیرہ کی بات کی تو وہ سمجھ گئی کہ آپ کو اس ڈرامے کا علم ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرا دے، لیکن اس طرح اس کے خیال میں پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے اس نے آپ کو جانے دیا، چونکہ وہ آپ کی ذہانت کی قائل تھی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ آپ ان کاغذات کو حاصل کرنے کی کوئی پلاننگ ضرور کریں گے، اور پھر آپ کو وہاں چھوڑا ہوا خصوصی ڈکٹا فون اس نے چیک کر لیا۔ اس کے پاس ایسی مشینری تھی کہ اس ڈکٹا فون کو اس نے ڈیل کے طور پر ڈبل استعمال کیا، اور آپ کی تمام نقل و حرکت اور آپ کی آواز اس تک پہنچتی رہی۔ جب آپ نے ایکریمین سیکرٹ سروس کے چیف کے طور پر اسے بات کی تو اسے معلوم تھا کہ آپ بات کر رہے ہیں، چنانچہ اس نے آپ کو ڈانٹ دینے کا منصوبہ بنایا، اور وہ ڈپلیکیٹ کاغذ لے کر اپنے ساتھیوں سمیت اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق آپ نے اسے یہ کاغذات حاصل کر لیے، اور اس طرح آپ مطمئن ہو کر واپس پاکیشہ چلے گئے، جبکہ اصل کاغذات اس کے پاس محفوظ رہے۔ توصیف نے تفصیل بتائی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اب ان دونوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان دونوں کے حاصل کردہ کاغذات کیسے جعلی ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر جیرال جنہیں اصل کاغذات سمجھ کر میکوائن کے پاس لے کر آیا تھا، وہ بھی جعلی تھے، اور وہ بلیک زیرو کاغذات لے کر آیا تھا، جبکہ عمران وہ کاغذات لے آیا جنہیں ڈاکٹر فراسٹ نے تیار کیا تھا۔ کمال ہے، میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ شادی سے پہلے ذہانت مردوں کے پاس ہوتی ہے اور نکاح کے ذریعے عورتوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن شاید زمانہ بدل گیا ہے، اب نکاح سے پہلے ہی ذہانت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نکاح کی بجائے اگر منگنی کر لی جائے تو نتیجہ مردوں کے حق میں نکلتا ہے، دوسری طرف سے توصیف نے جواب دیا، اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے عمران اگر ناکام ہو گیا تھا تو توصیف نے کامیابی حاصل کر لی تھی، اور اس کی منگنی شیلا سے ہو چکی تھی، اس لحاظ سے اس کا جواب واقعی انتہائی برمحل اور خوبصورت تھا۔ چلو پاکیشہ نہ صحیح اپلینڈ صحیح، براعظم تو ایک ہی ہے، کم از کم تم نے ایشیائی مردوں کی لاج رکھ لی، لیکن کچھ تفصیل ہمیں بھی بتاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جواب میں توصیف نے ساندر مینشن میں دوبارہ داخل ہونے کی منصوبہ بندی کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا، اور عمران اس کی ذہانت پر دل ہی دل میں خراج تحسین ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔
वाकई आसानदा जैसी बाखबर औरत को डांट देकर नाराग से निकलना और फिर बोलवेलिया रोक कर वहाँ से वापस नाराग पहुँचना वाकई जहानत की बात थी। अगर तौसीफ वहीं अपने मंसूबे पर अमल कर देता तो जाहिर है उसका ना सिर्फ इब्तिदा में ही मंसूबा नाकाम हो जाता बल्कि उसका खात्मा भी यकीनी था। लेकिन जब तौसीफ ने उसे बताया कि नशा और गैस अंदर फैला देने के बावजूद बरामदे में पहुंचते ही वो इंतहाई गहराई में गिरकर होशो हवास खो बैठा तो इमरान के होंठ बेख्तियार बेंच गए। इमरान साहब, जब मुझे होश आए तो मैंने अपने आप को एक तहखाने में पड़ा पाया। ये तहखाना स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था और अब इसे मेरी खुशकिस्मती समझिए कि जिस जगह मैं गिरा वहाँ नीचे मशीनरी के हाथ से खोखे पड़े हुए थे। इस तरह मेरी हड्डियां टूटने से बच गईं। अलबत्ता मामूली सा जख्मी में ज़रूर हो गया था, लेकिन इससे एक और फ़ायदा ये हो गया कि स्टोर से बाहर निकलते ही मैं स्कॉटी के साइंसी हिफाजती इक़दामात के ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वहाँ इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी, लेकिन ये सारी मशीनरी बंद थी। वहाँ 3-4 अफराद बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक आदमी जो मेन मशीन के सामने बेहोश पड़ा हुआ था, उसकी पोजीशन देखकर मैं सारी बात समझ गया। अचानक बेहोश हो जाने की वजह से वो नीचे गिरा तो उसने लाशऊरी तौर पर दोनों हाथों से मशीनरी को पकड़ने की कोशिश की और इस तरह उसका एक हाथ मेन हैंडल पर पड़ा और दूसरा एक और बटन पर पड़ा हुआ था और इसके दबाव की वजह से वो बटन अंदर था। मेन हैंडल ऑफ हो जाने से सारी मशीनरी ऑफ हो गई, मगर वो बटन जो शायद इसी मैकेनिज्म का था जो बरामदे में था। इस तरह जैसे ही मेरे कदमों का दबाव वहाँ पड़ा, मैकेनिज्म हट गया और मैं नीचे स्टोर में जा गिरा। बहरहाल मैं वहाँ से निकला और फिर पूरी कोठी में घूमता रहा। एंकोलान गैस ने अपनी मखसूस खसूसियत की वजह से पूरी कोठी में अपने असरात फैला दिए थे। इस तरह पूरी कोठी में मौजूद अफराद बेहोश पड़े हुए थे, जिनमें असांदर भी शामिल थी। एंकोलान गैस का तोड़ तो मेरे पास नहीं था, इसीलिए उन्हें होश में लाया नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने खुद पूरी कोठी की मुकम्मल तलाशी ली और फिर असांदर के बेडरूम के नीचे एक खसूसी कमरे में मैंने दरियाफ्त कर लिया और उसकी एक अलमारी से मुझे वो रिसर्च पेपर्स मिल गए। मैंने उन्हें अच्छी तरह चेक किया और मैक्सम 30 के अल्फाज मैंने खसूसी तौर पर चेक किए। जब मेरी पूरी तरह तसल्ली हो गई तो मैं ये पेपर्स लेकर खामोशी से कोठी से बाहर आ गया। कमान मैंने उठाकर वापस बैग में रख ली और बगैर किसी रुकावट के मैं चार्टर त्यारा हायर करके एजेंसी तक पहुंच गया। वहाँ से बराह रास्त चार्टर त्यारा मैंने बोलीवेलिया के लिए बुक करवाया और इस तरह बोलीवेलिया वापस अपने होटल पहुंच गया। यहाँ से मैंने पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट का मालूम किया तो पता चला कि इस फ्लाइट सुबह जाएगी। उसकी मुकम्मल बुकिंग कराकर फिर मैंने आगा को फ़ोन किया और अब आपका फ़ोन आया है। तौसीफ ने अपने शानदार कारनामे की पूरी तफसील बताते हुए कहा, इस लिहाज से तो ये क्रॉस मिशन बन गया था, लेकिन शुक्र है कि आखिरी कामयाबी बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हिस्से में ही आई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह असांदर मुझे मेरी शिकस्त और अपनी कामयाबी का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें भेज रही थी, इस तरह अब उसे उसकी शिकस्त और तुम्हारी कामयाबी से आगाह करने के लिए मुझे क्रीमिया जाना पड़ेगा, वरना जिस तरह तुम उससे असल कागजात लेकर आए हो उसे तो क़यामत तक मालूम ना हो सकेगा कि उसकी जहानत को शिकस्त देने वाला कौन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, मैं तो अपनी कामयाबी को बस कुदरत की तरफ से एक इनाम समझ रहा हूँ, वरना जाहिर है मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आपकी नाकामी के बावजूद मैं इस तरह ये पेपर्स हासिल कर लूँगा। तौसीफ ने इंकसाराना लहजे में कहा, अच्छा तो तुम अब असांदर वाला मिशन दूसरे अंदाज में पूरा कर रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, असांदर वाला मिशन क्या मतलब? तौसीफ ने हैरान होकर पूछा, पहले तुम पाकिस्तान आ रहे थे कि असांदर की कामयाबी और मेरी नाकामी की बात करो और अब तुमने असांदर की बजाय अपनी फतह और मेरी शिकस्त की बात कर दी है। बहरहाल मुझे ये शिकस्त तस्लीम है, लेकिन वो शेर तो तुमने भी सुना हुआ होगा जिसका मफहूम है कि शख्स सवार ही मैदान जंग में गिरते हैं, वो बच्चा बेचारा क्या करेगा जो भी घुटनों के बल चल रहा हो। इमरान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से तौसीफ के ज़ोरदार कहकहे से रिसीवर झंझना उठा, मुझे तस्लीम है कि आप शख्स सवार हैं और मैं आपके मुकाबले में बच्चा। तौसीफ ने हंसते हुए लहजे में जवाब दिया, वो तो मैंने मजाक में बात की थी, वरना सच्ची बात यह है तौसीफ कि तुमने वाकई एक शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये कारनामा जब चीफ के नोटिस में आएगा तो चीफ को यकीनन इस बात पर मुसरत होगी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दायरे कार में काम करने वाले अफराद में जोहर काबिल की कमी नहीं है। लेकिन बस मेरी एक दरख्वास्त है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, दरख्वास्त कैसी इमरान साहब, हुक्म कीजिए। तौसीफ ने जवाब दिया, दरख्वास्त इतनी है कि इस तवील फ़ोन का बिल चीफ को अदा करने की सिफारिश कर देना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इमरान ने कहा और तौसीफ के कहकहे का आगाज़ होते ही इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। तौसीफ को वाकई इस शानदार कारनामे पर इनाम मिलना चाहिए, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इनाम की बात कर रहे हो जबकि हमारे मुल्क की रवायत के मुताबिक तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। सज़ा वो किस बात की? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, इस बात की कि उसने चीफ के मुकाबले में कामयाबी क्यों हासिल की। ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि जिसे किसी भी महकमे का चीफ कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। और इसके साथ ही हुआ इस दिलचस्प सी सीरीज़ का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना भी मत भूलिएगा। जल्द ही हाजिर होती हूँ एक और दिलचस्प सी सीरीज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।